मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मैं आज आपके सामने एक शख्सियत का परिचय दे रही हूँ, जिनकी लाइफ में सच में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स थे, फिर भी उन्होंने बहुत ब्रेवली उसका सामना किया। और उनका नाम है लक्ष्मी राव मैम। लक्ष्मी राव मैम ने मुंबई में फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है। अपने करियर के दौरान उन्होंने न सिर्फ कानूनी ज्ञान और समर्पण दिखाया, बल्कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत और ईमानदारी से किया। उनका सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने कई सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने प्रिंसिपल्स और इंसाफ की सोच को नहीं छोड़ा। लक्ष्मी राव मैम ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण केसेस देखे हैं और उनका फैसला हमेशा सच्चाई और न्याय को ध्यान में रख के किया है। उन्होंने विमेंस राइट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स और सोशल जस्टिस के मामले में काफ़ी योगदान दिया है। उनका जीवन और सफ़र हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। चलिए उनको ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। लक्ष्मी ताई, तुमचं स्वागत। When we talk about judge, what's the first thing that comes in your mind? Justice. And movies में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा जजेस, तो सबसे पहले क्या लगता है जज को देख के? मुझे तो बहुत डर लगता है। नहीं तो थोड़ा मैं डरा हुआ लग रहा हूँ यहाँ, लेकिन आज हम बहुत खुशनसीब है कि लक्ष्मी ताई ने यहाँ आके आपसे बात करने की उन्होंने एग्री किया इसके लिए। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? आपका बचपन वो जानना चाहते हैं। चाइल्डहुड, ओके। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं भी आप लोग के जैसे ही एक बच्ची थी। बहुत इंटरेस्टेड थी मैं डॉक्टर बनने का, और क्या बनी फिर? जज। तो वो ट्रैवल में मेरी जर्नी कैसे हुई, मैं छोटी छोटी बातें आपको बाद में बताऊंगी। मैं भी कर्नाटक की हूँ, और बाद में नहीं, रादर मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में आके काफ़ी साल हुए उनकी। फिर शादी होने के बाद मैं तो मुंबई में ही पैदा हुई, और मैं लड़की हुई तो सबको बहुत खुशी हुई घर में। तो हमारे यहाँ मेरे बाद में 7-7.5 साल बाद दूसरी भी हुई, लड़की हुई। तो एक का नाम लक्ष्मी, एक का नाम विद्या, ऐसा दिया। उससे हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि लड़की क्या होती है, कितना पावर होता है लड़की में। आप जानते हो, लड़की सरस्वती होती है, विद्या की देवता। लड़की लक्ष्मी होती है, धन की देवता। लड़की और क्या होती है? दुर्गा होती है। जब प्रॉब्लम्स आए तो उनको बराबर फेस करती है लड़की। लड़की में कितना सब क्वालिटीज होती है लड़कियों में, ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप फिलहाल इस टाइम में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में आप सरस्वती को पूजा करके, सरस्वती को दिल में रख के पढ़ाई पूरी करना है सबको। हाँ, और घर में शादी के पीछे अगर पड़े ना पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो फर्म रहने का, मुझे पढ़ाई करने दीजिए, बाद में आगे और कुछ देखा जाएगा, ऐसे। तो फिर मैं बड़ी हो गई, मुझे डॉक्टर बनना था। थोड़े मार्क्स से मिस हो गया, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी लेके बीएससी किया, फिर एमएससी कर रही थी। फिर उस दरमियान मुझे जॉब मिल गया बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ मेडिसिन, कहाँ माइक्रोबायोलॉजी, और हो गई क्या? बैंक ऑफिसर। तो बैंक में काम करते करते मुझे लगा मैं थोड़ा लॉ का कोर्स करूँ, लॉ करूँ। अच्छा लगा मुझे लॉ पढ़ते पढ़ते। हर एक को लॉ सीखना ही चाहिए, कायदा सीखना चाहिए सबको। आगे राइट क्या, रॉन्ग क्या, उसका थोड़ा ज्ञान आएगा।
करके मैंने लॉ का 2 इयर्स किया, 2 साल पूरा किया और इतने में मेरी शादी हुई. Childhood was very interesting. All kinds of encouragement था, सब आर्ट म्यूजिक सब सीखने में मुझे encouragement मिला. वो हिसाब से मैं करते गई सब कुछ. बट जैसा बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, किसी में मास्टरी नहीं किया मैंने कि बहुत बढ़िया पेंटर या बहुत बढ़िया म्यूजिशियन, ऐसे में नहीं बनी. बट सबका थोड़ा 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 ज्ञान मैं सीखते गई. फिर सीखते सीखते जैसे आपको मैंने बोला, मैं बैंक ऑफिसर हो गई बैंक ऑफ इंडिया में. और एक 3-4 साल जॉब करने के बाद मेरे को जो अरेंज्ड मैरिज किया वो एक डॉक्टर थे और कैंसर सर्जन थे, ऑन्कोलॉजिस्ट. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. जो मैं नहीं कर पाई, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो मुझे लगा मैं एक डॉक्टर को व्हाटएवर मदद करके उनके हॉस्पिटल को मैं चला के मैं उसका समाधान पाऊंगी. मुझे बहुत ही डॉक्टर का जो बनने का मेरा जिद था वो मुझे लगा मेरा पूरा हो जाएगा. एक चीज पूछनी थी. आपने कहा कि क्योंकि शायद आपको सामना करना पड़े इस चीज का, अरेंज मैरिज, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया? मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ. लव मैरिज बहुत बढ़िया होता है. लव मैरिज अपने पसंद का लड़का मिलता है तो बहुत अच्छा होता है. तो अरेंज मैरिज में आपने डिसीजन कैसे लिया कि मतलब जो शायद आपको सामना करना पड़े, शायद मेरी दूसरी शादी में अरेंज ट्राई करूं? ये तो मेरे मामी का भाई था, तो घर की बात समझ के मुझे उनके घर, मामा के घर घूमने चलो ऐसा बोल के ले गए थे मेरे डैडी. और मेरी माँ मेरे साथ नहीं आ सकी क्योंकि मेरी बहन विद्या को जॉन्डिस हुआ था उस दिन. तो हम दोनों गए, मेरे फादर और मैं, मामा के घर जा रहे करके. वहाँ पे वो मेरी सास, होने वाली सास, ससुर और मेरे होने वाले हस्बैंड मिले वहाँ पे. और दे वर सो हैप्पी टू सी मी और इतना इम्प्रेस थे कि मुझे भी लगा कि चने के झाड़ पे चढ़ी तो कैसा वैसा. बहुत खुश हुई मैं. अरे मुझे इतना भाव मिल रहा है, हाँ, तो मैं क्यों ना बोलूं. मेरे डैडी ने मुझे जाते ही बोला था, वो अगर कुछ बोलेंगे तो तू बोल, मैं सोच के बताती हूँ. बट मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट हाँ के जैसे मैं भी करके आई, क्योंकि आदत नहीं थी ना लड़कों के साथ मिलना जुलना, और या किसी लड़के के साथ प्यार या ऐसा कुछ मेरा हुआ नहीं था. तो टोटल बुद्धू थी, जीरो थी उस मामले में जीरो थी. तो मुझे कोई लड़का भाव दे रहा है, वो भी इतना बड़ा सर्जन, तो मैं तो बहुत खुश हो गई. बट डैडी ने बोला हुआ बात तभी मुझे याद करना चाहिए था, वो मैंने किया नहीं. और मैं ऑलमोस्ट उनको इंडिकेशन दिया कि मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं हाँ नहीं बोली फिर भी. बट दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं राजी हूँ. फिर दूसरे दिन दे केम टू माई हाउस, माई पेरेंट्स हाउस, एंड दे वर सो हैप्पी. दे सेड वी वांट दिस मैच टू वर्क आउट एंड हो जाने दो. तो then my parents also asked me and I said okay immediately, because yesterday I was half decided, half or 3/4 decided कि मैं हाँ बोलूँ. और I had held myself back, but मैं next day जाके वो लोग आए तो मैंने हाँ बोला. तो ये पहली नजर में ही प्यार हो गया? ऐसे ही बोलो, ऐसे ही. वो नजर ठीक नहीं थी क्योंकि अपने को जो सामने दिखता है उससे थोड़ा आगे देखना चाहिए. जस्ट फेस देख के या जस्ट बिहेवियर और स्वीट टॉक देख के कैरीड अवे होना मेरी गलती हुई, वो नहीं करना चाहिए था.
लेकिन सब हम बाद में सीखते हैं ना। हाँ, पहले अपने को कुछ इम्प्रेशन हुआ तो हम बहुत खुश होते हैं और कैरिड अवे हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो भी एक छोटी सी सीख, मेरी सीख में से आप लोग भी सीख लो कि आप जैसे जैसे बड़ी होएगी तब आपको भी ध्यान में आना चाहिए कि पहले मुझे क्या करना है, मेरा करियर, मेरी एजुकेशन पूरी करनी चाहिए, और मुझे कुछ बनना है, उसके बाद में मुझे ये सब सोचना है करके। आपको मैं क्यों बोलती हूँ, मेरी तो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ बैंक, जैसे आपको बोला। फिर शादी हुई और जल्दी मीन्स विद इन 10 months मुझे एक बच्ची हुई। और हम डिलीवरी के लिए पेरेंट्स के घर आते हैं हमारे में, वो क्यों मुझे नहीं पता, बिकॉज लड़की की माँ लड़की के साथ जागती रहने दो, बच्ची रोती है तभी रात भर फीड के लिए या जो भी, लड़के की माँ क्यों उठ के तकलीफ लेगी ना। तो वो भी लड़की हुई तो दे शोड दे वर हैप्पी, हस्बैंड और मदर इन लॉ। फादर इन लॉ तो वो गूंगा गुड़िया था, एकदम बहुत अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे कि इतने कजाग वाइफ को टॉलरेट किए तो उनको तो पद्म भूषण देना चाहिए था। मेरा हस्बैंड मेरे को मिलने नहीं आता, अपनी बच्ची को देखने नहीं आता। ये सब तकलीफें मुझे बहुत हुई, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी हमारा मेंटल कंडीशन बहुत नाजुक हो जाता है, बिकम वेरी सेंसिटिव। तो ऐसा लगा कि हस्बैंड को अपने बच्ची को देखने को टाइम नहीं है, इतना भी क्या बिजी है वो, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर मैंने फोन किया तो अपने को बचपन में बोलते थे ना एक चिड़िया की स्टोरी, कौवा उसके बच्चों को खाने को आता है तो कौवा बोलता है कि चिवताई चिवताई दार उगड़, तो चिमनी चीव बोलती है कि अभी मैं मेरे बच्चों को नहला रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कौवा बोलता है चिवताई दार उगड़। उसको, कौवे को तो बच्चों को खाना होता है, लेकिन वो चिमनी को मालूम रहता है कि वो कौवा क्यों ऐसा दरवाजा ठोक रहा है करके। तो वो हर टाइम बोलती रहती है कि अभी मैं बच्चों को नहला रही हूँ, अभी मैं बच्चों को खिला रही हूँ, अभी मैं बच्चों को कहानी बोल रही हूँ करके वो दरवाजा नहीं खोलती है। वैसे मेरी सासू माँ मुझे फोन ही नहीं देती थी। जब भी मैंने फोन किया तो मेरा बच्चा सोया है, बच्चा बड़ा 32 ईयर ओल्ड बच्चा सोया है। अभी फिर मैंने फोन किया थोड़ी देर बाद, मेरा बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है। ऐसा कर करके मुझे फोन ही नहीं देने का। तब मैं समझ गई कि ये बात उल्टी है और उनको मोस्टली बेटी हुई है इसकी नाराजगी है। तो एक बार मैंने कैसे भी करके फोन पे वो आ गया तो मैंने बहुत गुस्सा किया, जितना गुस्सा पेट में था सब निकाल दिया बड़ास। एकदम बोला कि तुम्हारी बच्ची है और तुमको देखने को तक फुर्सत नहीं है, बच्ची को मिलने को आने को फुर्सत नहीं है, क्यों इतना क्या बिजी डॉक्टर हो गए। तो ऐसा मैंने बोला तो उनको वो ही पकड़ के रखा, बोले कि तुम ऐसा बोलती है हस्बैंड को, ऐसा बोलती है। हाँ, तो आई डेंट लाइक दिस करके बहुत मेरे ऊपर उसने चिल्लाई मेरी सासू माँ। फिर ऐसा कर करके हमारा ऑलमोस्ट मैरिज टूट गया जैसा, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था हमें वापस ले जाने को या बच्ची को देखने को, जो भी है। तो मैं बहुत दुखी हुई। फिर भी मेरे मामा का वो साला था ना, साला ही था, तो मामा का साला बोल के मेरे मामा बीच में आ गए, मैं तुम्हारा पैचअप करता हूँ करके। तो आ गए तो मेरे घर के सब बड़े, उनको लगा, मेरे नाना नानी भी तब जिंदा थे, बोले कि बच्ची का लाइफ बर्बाद ना होने देना, तुम पैचअप कर लो
जैसा भी वो बिहेव करता है। मैंने तो आपको एक ही इंसिडेंट बोला, लेकिन ऐसा काफी चलते रहा। झगड़े मीन्स इट इज, मेरे तरफ से झगड़ा नहीं था वो, बट मेरा एक पॉइंट था कि तुम अपने बच्चे और बीबी को इतना कैसा इग्नोर करते हो करके। और वो उसकी मम्मी उसको दूर दूर करे जा रही थी मुझसे और बच्ची से, ताकि उसका प्यार न बढ़े अपने बच्ची से। या वो बोलती थी कि वो बच्ची को सर्दी हुआ तो उसकी सर्दी तुमको आएगी, जुकाम बुकाम, नाक में पानी आता है छोटी बच्ची को, वो तुमको आएगा, बड़े घोड़े को। ऐसा ऐसा वो बोल के मेरे को और भी दुखाती थी। मेरे को लगता था कि ऐसा वो कैसा बोल सकती है बच्ची के बारे में, इतनी सी इनोसेंट बच्ची है और उसका बाप हो के वो इतना केयरलेस है। तो ऐसी बातें काफी बढ़ गई। फिर 1 महीने के बाद पैचअप हुआ, फिर मेरा मामा उसको लेके आया और ले गए हमको साथ में। तो उधर जाने के बाद हिस्ट्री, वो सब बुरा बर्ताव, ये वो सब देख के मेरा मन बहुत दुखी हो गया। पर मेरा भारत रत्न ससुर जी है ना, वो मुझे बहुत प्यार करता था। वो मुझे बोले कि तुम बेर करो बच्ची, अभी हम भी बूढ़े हो गए हैं, हमको बहुत बुढ़ापे में हम बेटा आया 2 बेटियों के बाद। तो मैं मेरी वाइफ को मैंने सह लिया है, तुम भी थोड़ा सह लो, हम कितने दिन के मेहमान हैं, ऐसा बोल बोल के मुझे समाधान करते थे। तो मैं उधर कंटिन्यू हुई, घर संभालने का, बच्ची संभालने का, उसी में मैं मग्न थी उसके, और मुझे लाइफ में और कुछ नहीं। फिर मैंने हॉस्पिटल संभालने को स्टार्ट किया। तो छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उधर। जिधर अपना इंटरेस्ट होता है ना, उधर अपने को बहुत मजा आता है, कुछ भी है। तो इंटरेस्ट लेके मैं बहुत काम सीखी और मैं काम करने लगी। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं ही कुछ बड़ी डॉक्टर हूँ और वो कुछ है ही नहीं, आलसी आदमी। हाँ, तो एक्चुअली वो ब्रिलियंट था, लेकिन बिकॉज हिज मदर हैड स्पॉइल्ड हिम ना, मदर ने उसको ऐसा निकम्मा करके रखा था कि कल सुबह में सर्जरी है तो आज रात को कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, नील बाय माउथ बोलते हैं, खाली पेट रखते हैं, क्योंकि एनेस्थेसिया देना होता है ना सर्जरी के पहले। तो सुबह में अगर मेरा हस्बैंड उठा नहीं तो, am I going too much into detail? You're fine. Okay. So if he didn't wake up in the morning, अगर सुबह में उठा नहीं तो उसकी माँ मुझे चिल्लाती थी, उसको उठाने गई तो, अरे तुम 4 सर्जरीज रखे हो। और ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, टाटा मेमोरियल से ट्रेन होके MS करके आया हुआ आदमी। छोटा मोटा टॉन्सिल भी है तो वन इज केयरफुल, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन ही वॉज हेड एंड नेक सर्जन, सो ही हैड ऑल काइंड्स ऑफ सर्जिकल वर्क टू डू। तो 4 पेशेंट्स रखे हैं सर्जरी को और नील बाय माउथ है। सुबह में अभी 10 बजे हैं और आपने टाइम दिया था 7 बजे का सर्जरी का, और आप 10 बजे को उठ नहीं रहे हैं। उठो बोला तो सासू माँ गुस्सा करती थी, क्यों उसको उठा रही हो, वो राजपिंड है, वो राजा बेटा है, उसको मत उठाओ, उसको मत उठाओ, उसको सोने दो। पहले मुझे अच्छे से बोलती थी, फिर मुझे डांटने ही लगी वो, क्यों उसको उठाती है और तुमको, यू हैव नो बिजनेस उसको उठाने का। तो फिर ऐसा सब करके वो फिर 10 बजे राजपिंड उठता था, फिर स्लोली ब्रेकफास्ट, स्लोली बात करके। आई यूज टू फील वेरी बैड बिकॉज तुम पेशेंट्स लाइन अप किए हो सर्जरी को और ये सब कर रहे हो, आराम से उठना करना। उसको कुछ लगता ही नहीं, वो पड़े ही नहीं उसको, ऐसा टाइप बिहेवियर। फिर वो जाके क्या करके आता था मुझे नहीं मालूम, सर्जरी करता था कि 2 जन को दूसरे दिन बुलाता था उनमें से, वो नहीं मालूम। बट ऐसा मेरा लाइफ चला थोड़े महीने। फिर मेरे ससुर जी भारत रत्न
कॉल आया, ऊपर गए, माँ बेटे ने डिसीजन किया कैसा भी करके उसको हटाने का, घर से अभी वापस भेजने का। तो उनका प्लानिंग चल रहा था। एक दिन दोनों जाके वकील को मिल के आए, क्या करना क्या करना। मेरे को तो हर्ट होने लगा, इतना हर्ट होने लगा कि ये दोनों मुझसे बात भी नहीं करते हैं। वो अपने आप में अंदर रूम में दरवाजा बंद करके इतना कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं मुझे पता ही नहीं चला। और हमारा घर ऐसा काफी जंगल टाइप में था ठाणा में। अभी ठाणा बहुत सुधर इम्प्रूव हो गया, कितने बिल्डिंग्स आए, बहुत सारा बढ़ गया है ठाणा। बट उन दिनों एकदम रिमोट प्लेस था ठाणा के बाहर। तो ऐसा हुआ मुझे कि ये इनका प्लानिंग चल रहा है, तो क्या करूं मुझे नहीं पता चला। आई डिडंट थिंक कि मुझे वो लोग घर से निकालेंगे या ऐसा कुछ। कारण मुझे भी नहीं मालूम। मैं मेरी तरफ से सब सही करने को देख रही थी, खाना पीना टाइम पे, बच्ची को देखभाल, हॉस्पिटल देखना, सब में मेरा लाइन पे था। बट फिर भी मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अंदर, तो मुझे पता नहीं चला। मैं गई और मेरे ग्रैंडफादर को ले आई, हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर बापट को बोला प्लीज look at him, take care of him because that's not my husband's field. My husband is a different specialty surgeon. He can't take care of that patient. He has no concern or no heart also to bother about. अपने घर का आदमी पेशेंट को जो केयर नहीं करता है वो दूसरों का क्या करेगा, ऐसा टाइप आदमी। फिर मैं ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल छोड़ के घर आई तो क्या हुआ, मेरे 2 छोटे बैग्स बांधे थे, वो पकड़ाया और बोला गेट आउट ऑफ द हाउस, वी डोंट वांट यू। अरे कसूर क्या मेरा, ग्रैंडफादर बीमार है, उनको देखने भी नहीं जाने का। तुम्हारा सब खाना मैं बना के गई थी, फिर भी ये ट्रीटमेंट। वो लोग चांस ही देख रहे थे कि मुझे कैसे निकालने का बाहर। तो उस दिन शायद ही मेरा मर्डर हो जाता, वो मुझे बिल्कुल मालूम था दिल से, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ पुलिस कमिश्नर थे, तो उनके रिवॉल्वर्स मेरे हस्बैंड के हाथ में थे, 2 रिवॉल्वर्स, और 2 वो भी अनलाइसेंस्ड थी और 2 अनलाइसेंस्ड भी रिवॉल्वर्स थे। तो हमेशा उसको उसमें ही इंटरेस्ट हुआ करता था, तो रीज़न मालूम नहीं। तो मुझे ऐसा लगा मैं उधर उस रात रही तो मेरा एंड होएगा, तो फिर मेरे बच्ची का क्या। तो मैं आपकी बच्ची का नाम? शिबानी। शिबानी, ओके। मैं निकल के आई थाना से, बॉम्बे आई मेरे घर वापस। मैंने बोला ये मुझे अंदर नहीं ले रहे हैं, और मेरे पेरेंट्स को नेक्स्ट डे मैंने भेजा। 8 दिन मेरे ग्रैंडफादर को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रखा, ट्रीट वीट करके उनको वापस छोड़ दिया। तब मैं इधर बॉम्बे में उनको ले गई थाना हॉस्पिटल में। तो मुझे एकदम हाथ पाँव मेरे थरथराने लगे, ऐसे कपकपाने लगे। क्या करने का अभी, इतनी सी बच्ची, और उसको कितना, दैट टाइम शी वॉज हार्डली 1.5 year। तो मुझे लगा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी, ये तो आदमी कुछ ही कांट सी सेंस, वो कुछ समझ के समझने वाला आदमी नहीं है, इतना उसके माँ ने उसको ब्रेन वॉश करके छोड़ा है। तो मैं सोची कि अभी फिर एक बार ट्राई करूं। दोबारा मैं गई उनके घर, मुझे अंदर आने को मना किया, मैं वापस आ गई और तब से मैं पेरेंट्स के साथ रही। तब मैंने क्या किया, अब की बात इम्पोर्टेंट है। तब मैंने रोते रोते 2 साल काटे। ऐसा वेस्ट क्यों किया टाइम मुझे लगा, बट लेकिन इट वाज गुड इन अ वे कि मेरी बच्ची और भी थोड़ी बड़ी हो गई उस दरमियान। तो उस दरमियान मैंने 3rd year लॉ कंप्लीट किया। आपका बैंक में जॉब था ना, तो आपको वो छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ा, वो छुड़वाया, वो पॉइंट में भूल गई। मीन्स वो पंछी होता है, उसके पर काटो, विंग्स काटो, और बाद में पंछी को ऐसा तड़फड़ाने दो। ऐसा जो भी मुझे उस वक्त का मेरा सेंसिटिव माइंड, और प्लस इतना हर्ट और इंसल्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन,
तो मुझसे लिया नहीं गया वो। और he didn't want, not only didn't want me, he didn't want my child also. So तब तक मुझे पता चला कि लड़की है, लड़की क्यों बॉदर करूं मैं, लड़का चाहिए ऐसा। तब मुझे पता चला, उन्होंने मुंह से कभी नहीं बोला कि लड़का चाहिए था, बट ये बिहेवियर से ही पता चलने लगा। और हमारे घर में हमको इतनी आज़ादी और इतना फ्रीडम, डू व्हाट यू लाइक, माय पेरेंट्स ब्रॉट अस अप, जो चाहिए वो करो ऐसा करके ब्रिंग अप किया था। तो लड़का लड़की का डिफरेंशिएशन हमें मालूम ही नहीं। कोई कोई घर में 7 लड़कियों के बाद लड़का होता है तो लड़के को ही भाव मिलता है, लड़कियों को भाव बिल्कुल नहीं मिलता है, ऐसा सुना था। हमारे घर में वो वातावरण ही नहीं था, ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं था। तो मुझे ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा कि ऐसा क्यों अपने को छाट रहा है बाजू में। फर्स्ट प्रूव योर सेल्फ, 2-4 केस जीतो, बाद में हम तुमको हमारा काम देंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। 2-4 केस जीतने के लिए कोई काम तो आए, काम भी नहीं आता है, और जीतने का कैसा, फिर कैसे जीत के दिखाने का। फिर अपने को कोई सोलिसिटर फर्म में ज्वाइन करके थोड़ा सीखना चाहिए करके। उधर तो कोई पगार भी नहीं देते, तुमको काम करवाते हैं, इधर भाग उधर भाग, ये कोर्ट भाग वो कोर्ट भाग, डेट लेने को। तब तक आर्ग्यूमेंट कोई करने नहीं देता है, सब डेट लेने का काम ही। डेट लेने का भी कोई लोगों को टंग ट्विस्ट हो जाता है। प्लीज योर ऑनर, मे आई सीक अ डेट बिकॉज माई सीनियर इज हेल्ड अप इन अनदर कोर्ट, इतना बोलना होता है। लेकिन कितने नए लोगों को उतना भी बोलने नहीं आता है। तो ऐसा डिफिकल्टी से लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। इमीडिएटली अपने पास कोई काम नहीं देता है। पहले आपने एलएलबी किया? एलएलबी उससे कंप्लीट किया। 2 या कितने साल लगे? एलएलबी कंप्लीट किया। उसके बाद में ये प्रैक्टिस चालू किया। जीरो प्रैक्टिस, जीरो पैसा, पैसा कमाने को होता ही नहीं। फिर क्या करे, फिर 2 बार मैं भाग आई पीछे, मुझे नहीं चाहिए प्रैक्टिस में, मेरे को जमता नहीं, मैं ट्यूशंस देके घर पे ही बैठूं करके। और मेरी एक फ्रेंड भी एमडी मेडिसिन डॉक्टर, वो मुझे बोलती है कि लॉ प्रैक्टिस में क्या रखा है, तू घर ही बैठ और ट्यूशंस दे, वही तेरे लिए अच्छा है। तो मुझे काफ़ी हद तक लगा कि वो सच कह रही है, लेकिन ट्यूशंस दे दे के कितना मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ तो करना है लाइफ में करके मैं 2-3 बार मैं वापस आई और फिर गई। अगेन आई सेड आई विल स्टार्ट। फिर क्या हुआ, मेरे को हॉबनॉबिंग थोड़ा करना पड़ता है लॉ प्रैक्टिस के लिए, अपने बार रूम में जाके बैठने का, सबका कांटेक्ट करने का। तो मैं क्या किया, क्रिमिनल केसेस सीखने का बोला तो एक स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉयर्स के साथ में जाके बैठने का, तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। वो मर्डर ट्रायल्स वगैरह उनके अटेंड करने का, वो सब कैसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं वो देखने का। वो सब करते करते उनके पास जो छोटे मोटे सिविल मैटर, बीएमसी के खिलाफ इंजंक्शन लेना होता है, यानी कि झूठा स्ट्रक्चर को तोड़ने आता है बीएमसी, तो उसे कैसे रुकाने का तोड़ने से, वो सब थोड़ा सीखने को मिला। तो मेरे को छोटा मोटा काम आने लगा। सबसे इजीएस्ट काम कौन सा होता है लॉयर्स के सर्कल में? मैट्रिमोनियल मैटर, यानी शादी के मैटर्स, शादी जो टूटती है वो मैटर्स। एक्चुअली वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन क्रिमिनल लॉयर्स और बड़े बड़े सिविल लॉयर्स को क्या लगता है मैट्रिमोनियल मैटर्स एकदम छोटे मैटर है। तो ऐसे उन्होंने देना स्टार्ट किया मुझे। तो मुझे थोड़ा तो अनुभव। इस वक्त आपका भी मैट्रिमोनियल मैटर चल रहा था ना? वो तो चल ही रहा था। तो उसमें क्या हुआ? उसमें मुझे वो देखने के लिए मुझे सीख मिली। अच्छा। मेरे को जो मैटर्स दिए गए उनमें से मैं सीखते सीखते मैं मेरा मैटर लड़ने लगी छोटे मोटे तरीके से। जो मेरा सोलिसिटर सीनियर था वो मेरा मैटर देख रहे
देख रहे थे, because he was not paying me anything and I was doing quite a bit of work for him. He was appearing for me in my matter. उसमें से सीखते सीखते मेरे ही पर्सनल मैटर में से मैं सीख के काफ़ी हद तक मैं जिनका मैटर मेरे हाथ में आया था वो मैं हैंडल कर पाई. थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया क्रॉस एग्जामिन कैसे करने का, आर्ग्यूमेंट कैसे करने का, वो सब मुझे सीखने को मिला. फिर उठ के मेरा मेंटेनेंस मैटर आया. तो मुझे मेरा हस्बैंड लाखों रुपए कमाता है लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है. तो जज को अदर साइड का बहुत बड़ा लॉयर था, हस्बैंड का लॉयर बहुत बड़ा लॉयर था. तो उन्होंने जज को क्या इन्फ्लुएंस किया मालूम नहीं. मेरे को छोटा सा मेंटेनेंस मिला, 1,500 मुझे और 1,000 बेटी को, जबकि वो लाखों रुपए कमाता था. तो मुझे बहुत दर्द हुआ इस बात का कि जज भी उसके तरफ से न्याय करता है. क्यों? क्योंकि उसने बोला ये प्रॉपर्टी सब मेरी माँ की है, मेरा कुछ नहीं उसमें, और मेरा काम भी डाउन हो गया है क्योंकि मैं भी मेंटली स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा मैरिज जो ऐसा हुआ है. ऐसा करके झूठ बोल के उसने बहुत कम 40,000 इनकम दिखा के मेरे को इतना कम मेंटेनेंस दिलवाया. फिर मैं हाई कोर्ट गई वो चैलेंज करके, ऊपर वाले कोर्ट में. हाई कोर्ट में मुझे फिर भी 15,000 हो गया, वो 2,500 बिकेम 15,000. देन व्हाट हैपेंड, वो 15,000 कितने महीनों से वो पेंडिंग था ना, तब से मुझे 15,000 मिलना स्टार्ट होना चाहिए था. तो 4 साल हुए थे तब तक. मैंने कैलकुलेट किया 15,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 4 years कितना होएगा फिगर, बड़ा फिगर है. तो मैंने वो दे ही नहीं रहा उसके वकील को. मेरे वकील ने कितना लेटर्स लिखा, वो मेंटेनेंस ही नहीं दे रहा है करके फाइनली मेरे वकील ने उसको लिखा कि आई एम टेकिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एंड विल हैव योर क्लाइंट अरेस्टेड. बोला तो मेरे हस्बैंड के वकील ने अपना वकालतनामा ही निकाल दिया कि मैं उसका वकील ही नहीं हूँ करके उसने हटा दिया अपना वकालतनामा. तो फिर क्या होना, मुझे बाद में पता चला कि ये अमेरिका चला गया है. तो मेरा ये जो गणित है, इतना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, वो मेरा ऑर्डर फ्रेम करके दीवार पे टंगा के उसको अगरबत्ती लगाने का ऐसा टाइम आया. पैसा किधर, वो तो गया अमेरिका, उसको कैसा अरेस्ट कर सकते हैं, अमेरिका गया तो. ऐसी बात होती है. इसलिए मैंने लड़कियों को बोलने को स्टार्ट किया कि हस्बैंड के से मिलने का मेंटेनेंस जो है ना, उसको भूल जाओ और अपने पैर और अपने हाथ मजबूत करो. वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में आपको बोलने के लिए मैंने इतना बड़ा स्टोरी आपको बताया. तो आपको समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ. खुद के पैरों पे खड़ा हो जाइए, उसके बाद में शादी करना. क्योंकि एक बार शादी किया तो कितनी भी आप एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, जो भी हो, लेकिन आपको हस्बैंड के घर में खुद ही सब करना पड़ता है. काम करना जो भी है, डिपेंडिंग ऑन कितना फाइनेंशियल लेवल है, लेकिन कुकिंग आप ही को करना है, घर क्लीन आप ही को रखना है, सब आपको देखना है, देखभाल करना है, सबकी टेस्ट देखना है. हस्बैंड को क्या पसंद है, सास को क्या पसंद है, वो सब देख देख के खाना पकाना पड़ता है. तो ये सब डिफिकल्टीज आते हैं, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे. ऐसे में डिफिकल्ट. सो पहले से ही पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पैरों पे खड़ा रह के बाद में शादी करना. शादी करने की कोई घाई नहीं है, इतना आप ध्यान में रखना. सबको मैं इतना मेजर मैसेज देना चाहती हूँ कि शादी तो होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, लेकिन खुद को पहले स्ट्रांग बनाओ, बाद में इसमें पढ़ो. सबको इफ यू आर फोर्स्ड टू गेट मैरिड ना, you get engaged and keep your marriage waiting till you become strong,
emotionally, financially, very important. Emotionally you have to become strong, not to be toy. You should not be, वो घर के अंदर जाने के टाइम वो पाइपूस होता है ना, पाइपूसना, उसमें ऐसा ऐसा पाँव पोंछ के फिर हम अंदर जाते हैं ना, पाँव साफ करके, ऐसा पाइपूसना नहीं बनने का दूसरे के घर का, अपना इम्पोर्टेंस रखने को भी सीखने का। अच्छे से लाइफ अगर आगे निकालनी है तो इमोशनली, फाइनेंशियली दोनों स्ट्रांग होके बाद में ऐसा स्टेप आप लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड मेनली आप छोटी छोटी बच्चियों को देख के, ये तो बहुत बड़ा एडवाइस बोलो या ऐसा, यू आर टू स्मॉल फॉर इट, लेकिन अभी से ध्यान दो कि अपने को क्या करना है। कुछ भी स्किल हो या इंजीनियरिंग, नर्सिंग, ऐसे कुछ भी अच्छे अच्छे, आजकल तो कितना लाइंस आए हैं हर चीज़ में, फिजियोथेरेपी, ऐसे ऐसे बड़े बढ़िया कोर्सेज है, वो सब करके वो कभी भी आपको काम आते हैं, और सब काम के जैसा नहीं। सो एजुकेशन को प्राइमरी इम्पोर्टेंस आपको देना चाहिए। तो आप सब कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। तो आगे जाके आपको लाइफ में क्या करना है अभी से आपने सोच लिया होगा, तो वो हिसाब से आपको स्टेप लेना है एक एक करके। और इतना इंटरेस्टिंग आपको सर ने इधर बुला के अच्छे अच्छे आपको सब सुनने को मिलते हैं, तो उसका बेस्ट फ़ायदा उठाने का। और इतना एक्सपीरियंस आपको यहाँ से ही मिलेगा कि आगे चल के कुछ कर दिखाएं आप। अभी तक तो आपका इंटरवल भी हुआ है ना, तो आगे का पिक्चर बताइए। आपने एलएलबी करने के बाद में आपकी भी तो वो बहुत सारी मैंने काम करते करते एलएलएम किया। एलएलएम वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर मी, किया बट कैसे भी हो गया। वो कभी कभी नहीं, ऑलवेज वो ऊपर वाले का हाथ होता है। इफ यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन, गुड पर्सन एट हार्ट, वांटिंग टू हेल्प पीपल। अब क्या होता है डिवोर्स केसेस में, अगर लड़की आई आपके पास, आजकल की लड़कियां ने, मैं 30 साल पहले 40 साल पहले की लड़कियां बोलती हूँ, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उनका केस अपने पास आया तो वो क्या देगी? फीस नहीं दे पाती है। सो कठिनाइयाँ बहुत आई, लॉ प्रैक्टिस में कठिनाइयाँ बहुत आई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं जुडिशरी में जाऊं, जज बनूं। ऐसा मुझे शुरू से, जब मैं लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट किया तब से मुझे फीलिंग आया कि आई विल मेक अ बेटर जज दैन अ लॉयर। सो लॉयर को थोड़ा थोड़ा नहीं, झूठ तो बोलना पड़ता है, बट अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट नहीं जमा। तो फिर मैंने 7 years इन लॉ प्रैक्टिस के बाद में आपको जुडिशियल एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम किया, फिर इंटरव्यू किया, और आई गॉट सिलेक्टेड। आउट ऑफ 14 people आई वॉज द ओनली लेडी। कितने जजेस की बेटियां भी थी, बट समहाउ सब बार रूम में वो लोग आई तो उनको भाव देती थी कि नेक्स्ट आप जज बनेगी, ऐसा करके उनको भाव देती थी, नमस्कार वगैरह करके। बट वो कोई नहीं बनी, और मैं डार्क हॉर्स का कहीं भी नहीं थी, मेरा नंबर लग गया। तो ऐसे कैसे नंबर लग गया? कुछ तो हुआ रहेगा। उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। हाँ, वो आई ऑलवेज हैव सॉलिड फेथ इन हिम कि और इफ यू आर फोर्थराइट ना, समटाइम्स इन द इंटरव्यू आई वाज ब्लंट, मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैंने बोला कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, बट आई नो वेयर टू लुक फॉर इट, एंड इफ आई बिकम अ जज आई विल नो दैट आई विल फाइंड दैट आउट एंड डू प्रॉपर जस्टिस। आई एम नॉट सपोज टू नो ऑल द लॉ एट वंस, ऐसा मैंने बोला। तो चीफ जस्टिस ने ऐसा किया, ऐसा था, इंटरव्यू में ऐसा हो गया।
तो मुझे लगा ये मुझे फुल्ली मार रहा है और एक्चुअली वो लिस्ट में उन्होंने फुल्ली मारा मुझे, तो दैट फुल्ली वाज फॉर सिलेक्शन। मैं सिलेक्ट हो गई और मैं, वो भी प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा है, जब तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया तब तक 1 साल, वो इंटरव्यू से भी 1 साल और गया था। और उस वक्त पे टेंशन इतना होता है कि एक तो मैंने काम लेना भी, इतना काम आता भी नहीं था, फिर भी छोटा मोटा काम जो आता था वो भी मैंने बंद किया, क्योंकि जस्टिस नहीं होएगा वो ब्रीफ को। और इफ़ आई हैव डिसाइडेड टू बी अ जज एंड इफ आई एम सिलेक्टेड, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस करके मैंने काम भी लेना बंद किया। मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरा जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर कब हाथ में आएगा, उसमें मेरे 3-4 महीने ऐसा काफ़ी तकलीफ में गए। एंड बस देन आई बिकेम अ जज एंड देन 18 इयर्स मैंने जुडिशरी में जो काम किया वो इट वाज रियली नोटवर्दी। कैसे कैसे टफ केसेस मेरे पास आए, छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस। कोई रेप दिन दहाड़े आके 4 लोगों के सामने तो नहीं करता है ना रेप कोई, तो कोई दूसरा तीसरा आदमी भी बोल नहीं सकता कि इसने किया। सो रेप केसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्राई। तो और डिफेंस वाले वकील भी इतना सवाल पूछ के लड़की को उल्टा सीधा करते हैं कि दुख होता है। उधर भी कंट्रोल किया तो उनको लगता है कि उनको फुल फ्रीडम नहीं दिया क्वेश्चन करने को, तो बहुत कठिन होता है वो, बट वो हो गया। और एक सैडेस्ट केस, ये भी एक बहुत सैड केस, और दूसरा सैडेस्ट केस एक छोटी बच्ची को बाजू में रहने वाला लड़का ऐसा पकड़ के हाथ में घुमा के लाता हूँ बोला। उसके माँ को लगा, बच्ची के माँ को, कि मैं तब तक थोड़ा खाना पका लूँगी, वो घुमा के लाएगा। वो 9 महीने की बच्ची, उसको लेके गया और उसको रेप किया। सो कैन यू इमेजिन, उसका मेडिकल रिपोर्ट दिखाया कि उसका फुल प्राइवेट पार्ट फट गया था। ऐसा नहीं कि कल एपिसोड हुआ और आज ट्रायल हुआ, ऐसा नहीं, बहुत समय बाद वो मैटर आता है ट्रायल के लिए। तो ऐसा केसेस में फिर मेरे को अपने जेल से लेटर आया कि आपने इसको कन्विक्शन कैसे दिया, जब भी एक हाथी, इतना बड़ा हाथी एक छोटे से विंडो में जा सकता है क्या, ऐसा पूछा मुझे लेटर में, जेल से जो लेटर आया। अब समझ गई ना मैं क्या बोलती हूँ, रेप में क्या होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं केस में। सो थिंग्स आर वेरी वेरी टफ, डिसीजन इज ऑल्सो टफ, बट बिकॉज क्रॉस एग्जामिनर्स वो विटनेस को फोड़ सकते हैं क्वेश्चन पूछ के। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में न्याय है और हम जस्ट न्याय कर सकते हैं क्योंकि पुलिस ने वो आरोपी को पकड़ के लाया है। फुल प्रूफ लाने तक अपने को उसका कन्विक्शन नहीं दे सकते हैं। इतने केस लॉज होते हैं, पुराने जजमेंट्स होते हैं, सब स्टडी करके फिर एविडेंस उसमें अप्लाई करके फिर जजमेंट देना पड़ता है। इसके लिए क्रिमिनल केस ट्रायल इज इंटरेस्टिंग बट इट कैन बी वेरी स्टाइफलिंग, बहुत तकलीफ होती है वो करते करते। फिर लास्टली मैं ऐसे बहुत सारी केसेस में एक एक करके बोलूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे। जो बहुत बहुत ही मुझे सेंसिटिव लगे वो मैंने आपको बताया। अब और केस, एक थर्ड केस लास्ट बोलती हूँ। स्लम में रहने वाले एक फैमिली और बाजू में एक अकेला रहने वाला आदमी। तो स्लम में रहने वाले औरत को बाजू के रूम पे नज़र था, उसको वो रूम भी लेने का था अपने साथ। तो उसने क्या किया, एक चाबी लिया, चाबी, और अपने बेटी के प्राइवेट पार्ट पे वो घिसा और हर्ट किया उसको। और वो आदमी, बाजू वाले आदमी के ऊपर कंप्लेंट किया कि उसने मेरी बच्ची के ऊपर रेप किया करके। फिर वो अंदर, उसके पास पैसे नहीं है टू डिफेंड हिमसेल्फ। फ्री में वकील मिलते हैं लेकिन बड़ा प्रॉपर वकील मिलना चाहिए। फ्री का वकील जो होता है, एमिकस क्यूरिया बोलते हैं उसको, वो
इतने तैयार नहीं होते, जिसके पास काम नहीं होता है वो प्रैक्टिस के लिए वो फ्री काम करते हैं। तो ऐसे में बहुत कठिन वो अंदर रह गया। तो वो एमिकस क्यूरिया वाला ब्रीफ मेरे पास प्रैक्टिस के टाइम आया था। तो मुझे कैसा भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता चला कि वो लड़की के माँ ने ही वो काम करके ये लड़के को फंसाया था गलत। तो उसको मैंने छुड़वाया था जब मैं प्रैक्टिस करती थी, बिफोर आई बिकेम अ जज। तो ये 3 केस मैंने आपको बताए। फिर मैं और एक फिर आ गई मैट्रिमोनियल मैटर्स में। मैट्रिमोनियल मैटर्स बोला तो डाइवोर्स केसेस, कस्टडी केसेस। कस्टडी बोला तो बच्चा होता है, माँ बोलती है मेरे पास चाहिए, बाप बोलता है मेरे पास चाहिए, तो उसका झगड़ा इतना होता है उसमें। दे डोंट वांट ईच अदर। औरत बोलती है मुझे वापस नहीं जाना है उसके पास, आदमी बोलता है मुझे वो नहीं चाहिए औरत, लेकिन बच्चा मुझे चाहिए। बच्चे के ऊपर झगड़े इतने होते हैं फैमिली कोर्ट में कि उसमें एकदम पागल होने को होता है। जज को तो बहुत तकलीफ होता है उसमें। तो एक लड़का फादर के साथ अटैच था, उसको फादर के पास जाना था, लेकिन माँ को चाहिए था अपने पास आए। तो ऐसा उसको खींच रही थी, उसके हाथ पांव तोड़ेगी उतना प्रेशर लगा के तो खींच रही थी। ऐसा खींचा कि एक बार उसका सिर ही ऐसा टेबल के कॉर्नर पे लग के फूट गया इधर सिर, और इतना खून आने लगा। फिर भी वो छोड़ती नहीं है, मेरे को चाहिए बस। तो कोई ग्रीक टाइम का स्टोरी है, बोलते हैं माँ और बाप झगड़ते हैं तो जज बोलता है वो तुम बच्चे को आधा काटो और आधा पार्ट माँ को दो, आधा पार्ट बाप को दो। तभी माँ बोलती है नहीं नहीं नहीं, काटो मत, तू ही लेके जा। मीन्स माँ का दिल कोमल होता है ना, तो वो नहीं दे। ऐसा सुन के ही उसको तकलीफ होती है। पहले ज़माने में माएँ ऐसी थी, लेकिन ऑफ लेट मैं सुनती हूँ, मेरे ही रिटायरमेंट के नज़दीक आने के टाइम पे मैंने देखा 10 साल पहले कि अब आजकल लड़कियां बहुत खराब हो गई हैं। वो लड़के वाले को और भी इतना तकलीफ देती है कि पूछो मत। इतना भी बिटर नहीं होने का, वो भी मैं आपको छोटा सा मैसेज देती हूँ। जो है सही सही करने का, और झूठ बोल के सास ससुर को गलत फंसाने का और डौरी मांगा करके झूठ बोलने का, ये भी एक बहुत बढ़ गया है आजकल। सो जितना भी हो सके उतना सही करने का लाइफ में, जितना हो सके मूव ऑन बोलते हैं ना लाइफ में, जो है अपने हाथ में उसको लेके आगे बढ़ने का, वही सोचने का। ज़्यादा झगड़ा करके ईगो बैटल्स करने का, मैं ही जीतूंगी मैं ही जीतूंगा, थोड़ा वो बात आजकल ज़्यादा बढ़ गई है। ईगो का थोड़ा कम उसमें हुआ तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपने एक बात जो कही वो मुझे कभी पता नहीं थी, जो आपने मुझे सिखाया कि हम हमेशा चित्रपट देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो हमेशा लगता है कि हम हमेशा 2 पार्टीज को देखते हैं, लेकिन जज पे क्या गुजर रही है वो मैंने पहली बार सीखा। क्योंकि आपको तो पता है क्या हो रहा है, लेकिन आप डिसीजन नहीं दे सकते क्योंकि आपको लॉ फॉलो करना है, फैक्ट्स फॉलो करने हैं, अगर पुलिस ने ठीक से कार्रवाई की है वो फॉलो करने हैं। तो ये दुविधा जो आप कह रहे थे कि आपको ऐसे लग रहा था, वो पहली बार मुझे समझ में आ रहा है। धन्यवाद। मतलब मैं भी बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा इस एक्सपीरियंस से। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस। तो अभी इस वक्त हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू करें। Please raise your hands. Ma'am, in our country, we have seen that there are many pending cases. Like, why is it so? पेंडिंग केसेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने इनफ कोर्ट्स नहीं दिए हैं। तो जितने कोर्ट्स हैं ना, उनके पास दे आर ओवरलोडेड विथ मैटर्स। इतना लोडिंग है कोर्ट्स के पास कि अगर कितना भी फास्ट काम करे
तो भी 30 साल पहले का ट्रायल आज चलेगा, ऐसा होता है क्योंकि इतने साल से ऐसा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ आपको। लास्ट 35 इयर्स से बॉम्बे फैमिली कोर्ट शुरू हुआ है और तब से लेके आज तक 7 कोर्ट्स है और डिवोर्स मैटर्स इतने बड़े हैं कि 25 कोर्ट भी रखा ना बॉम्बे के लिए तो वो कम है। और बॉम्बे एंड बैंगलोर एंड पुणे आईटी सेक्टर भी बढ़ गया है, डिवोर्सेस बढ़ गए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग, तो उनको टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहने का। कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई है लाइफ में, एक ने काम नहीं किया और घर संभाला तो फाइनेंशियली इनफ नहीं होता है, पैसा इनफ नहीं आता है करके दोनों को काम करना पड़ता है। दोनों ने वेरी डिफ़िकल्ट जॉब्स लिए जिनका टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम काम पे रहना पड़ता है। ऐसे में अंडरस्टैंडिंग और बच्चों को संभालने के लिए कोई घर पे होता नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स पुराने ज़माने में होते थे, आजकल कम है बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सबको अपना मैं मेरी वाइफ मेरा बच्चा ऐसा रहने का हैबिट हो गया है, इसलिए डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। बढ़े तो कोर्ट भी बढ़ाने चाहिए, कोर्ट तो बढ़ते नहीं है। और प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक आदमी आया और मेरे को डिवोर्स चाहिए बोला, तो प्रोसेस बहुत लंबा है। फिर नोटिस सर्विस होता है, फिर दूसरा साइड सामने आता है, फिर जब तक एविडेंस स्टेज आता है, ट्रायल स्टेज, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक इतना गंदगी होती है, एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग बोलते हैं ना, वैसा चिकल फेंक बोलते हैं, वैसा होता है। तो केस जब चलता है तो इतना लंबा चलता है कि एक जज को कंट्रोल नहीं होता है उसमें, थोड़ा सा कंट्रोल, लेकिन जरा कोई क्रॉस एग्जामिनर होएगा वकील बहुत शाना, तो वो क्वेश्चन पूछते बैठेगा। आज 1 घंटा दिया तुमको तो अगले महीने पे यू कैन कीप द डेट बिकॉज तुम्हारा डायरी, कोर्ट का डायरी भर गया होता है 1 महीना तक, तो उनको डेट को वापस आएगा तो वापस वो स्टार्ट करता है गाराना, और फिर लंबा क्वेश्चंस पूछते यू कितना भी यू आर होशियार एंड तेज ना जज, यू कांट कंट्रोल देम। वो वकील बोलते हमको चांस ही नहीं दिया डिफेंड करने को, हमको चांस ही नहीं दिया क्रॉस एग्जामिन करने को, ऐसा बोल के इतना लंबा खींचते हैं ट्रायल। और उसके लिए कोई ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से देयर इज नो प्रॉपर रूलिंग ऑन दैट कि कट इट शॉर्ट विद इन टाइम फ्रेम। वो होने से क्या होता है, बहुत ही लंबे चलते हैं और उतने तक इधर फाइलिंग बढ़ती है, केस लंबे चलते हैं। क्या करेंगे, एक जज के हाथ में जितने मैटर्स है वो संभालते उसका हेल्थ ही खराब होता है इफ़ यू आर सेंसिटिव। कोई खाली पगार के लिए तनख्वाह मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर अ जज करके, अगर कोई जज बनाना उसको आसान है, आराम है, कोई हेडेक नहीं। जो सेंसिटिव है, जिसको लगता है कि न्याय होना चाहिए, उसको बहुत तकलीफ होती है, बीमारी हो जाता है, फिर डायबिटीज़ आता है, ब्लड प्रेशर आता है, जज बहुत बीमार हो जाता है, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेता है, जो मैं सच ही बोलती हूँ। जब मैं जज थी तब मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, आज मैं बोल सकती हूँ। गवर्नमेंट ने मिनिमम बॉम्बे के लिए 25 कोर्ट देना चाहिए, इतना, इसके लिए पेंडेंसी बहुत बढ़ती है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी पेंडेंसी है, उनको भी टाइम कैसा मिलता है, जो चाहिए वो केस को 9-10 बजे रात को भी खोलते हैं कोर्ट और न्याय करते हैं। और जो पेंडिंग गरीब का केस पड़ा है सालों साल अंदर है कस्टडी में, उसने अगर किया ही नहीं मर्डर, उसको गलत में फंसाया है, तो उसका ट्रायल हो के बाहर आने तक उसका सेंटेंस पीरियड भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट को उसके गरीब आरोपी के लिए केस सुनने को टाइम नहीं है। जो रिच होते हैं उनके लिए 9 बजे रात को भी कोर्ट खुलता है, ऐसा होता है। नमस्ते मैम, मेरा नाम यशस्विनी है। एक लड़की हो के आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मैम। पहले तो मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है कि आप इतने सारे कठिनाइयों या हर्डल्स बोल सकते हैं, इन सब को सामना करके अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, पहले वो प्रश्न। Good question. I have to ask that to myself. Am I emotionally strong? मुझे लगता है. वेरी मच मोर। One has to become, because नहीं तो क्या मुळमुळ रडत बसायचं तर there's no end to it, no. Now also I'm a crybaby. मैं थोड़ा सा hurt हुआ तो I start crying. But somewhere, someplace, I feel कि I always have this habit of looking at people who are worst off. मेरे से भी वर्स जो सिचुएशन में है उनको देख के मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, बहुत स्ट्रेंथ मिलता है. मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर इतना मेहरबानी किया है कि मुझे उनको जो डिप्राइव्ड है उनका क्या सोच के मुझे रोना आता है. सो देयर ऑल्सो आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रांग, बट आई ट्राई टू बिकम. व्हाट एल्स टू डू, वन हैज़ टू फेस लाइफ. सो हो जाता है. मेरे से वर्स्ट केस सिनारियो देख के मुझे दैट गिव्स मी मोर स्ट्रेंथ. दूसरा ये है कि मेरी माँ भी जो है ना, उसने भी मतलब 18-20 साल की पास ही शादी की थी और उसको पढ़ने का मन भी था, पर मेरे पापा उतना प्रोत्साहन मतलब कि नहीं था. तो तब मुझे मम्मी जब बैठती है मेरे पास तो बोलती है कि शादी वादी का मतलब सोचो ही मत, अपने आप पैरों पे खड़े होके मतलब शादी करने के बाद जो पढ़ते हैं मन में लगता नहीं है. तो आपका क्या कहना कि आप शादी के बाद डिवोर्स मतलब पति से दूर होने के बाद भी आपने पढ़ाई की, तो आपका क्या कहना? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप पढ़ाई करके बाद में शादी करो. जो आपकी मम्मी बोलती है वो सही बोलती है, जो मैंने बोला वही आपकी मम्मी ने पहले ही पर बोला आपने है. मतलब दूर होके भी आपने पढ़ाई की ना. मैंने आपको क्या बोला कि अपने को कुछ करना है लाइफ में तो करना है. वो कुछ भी उसको फिर अभी बड़े बड़े जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनको पाँव में इतना छाले पड़ते हैं फिर भी वो दौड़ते हैं ना, वो स्प्रिंट करते हैं ना, वो उस वक्त उनको पता नहीं चलता है, उनको खाली गोल दिखता है. तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं इतनी अच्छी जज बन के मुझे हाई कोर्ट नहीं मिला. जस्ट हाई कोर्ट पहुंचने के टाइम मेरा रिटायरमेंट आया क्योंकि मेरा फुल प्रोसेस लेट हुआ था. तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन को आंसर देना कि सब इधर है, सब मन की बात है. मन की बात बोला तो प्राइम मिनिस्टर वाली नहीं बोलती हूँ मैं हर एक की मन की बात. यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मुझे करना है बस, उससे वो हो गया. और उस वक्त अपने को ध्यान में ही नहीं आता है कि ऐसा है वैसा है. उस वक्त अपने को सैड ही लगता है, ये क्या हुआ ये क्या हुआ. बट वो होने का है तो वो हो भी जाता है, वो भी है. मैम एज अ गर्ल हमें सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखनी है, मतलब बाहर घूमनी है तो सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी है. मैं समझी नहीं. मतलब टफ सिचुएशंस में हम गर्ल्स को कैसे फेस करनी चाहिए कुछ. टफ बन के टफ बनने के सिवा और कुछ there's no option, there's no alternative. You have to be. आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटक से हूँ. कर्नाटक से. कर्नाटक is good. No, I'm from Karnataka. So I'm from Karnataka and from Mumbai both. So you have to become tough. And in life, if you have traveled in local train, no, you will get the first lesson of being tough. कैसा धक्का मारते हैं और कैसा 4th सीट में बैठने दिया तो भी कैसा ऐसा ऐसा करके पुश करते हैं, गिराने को लगाते हैं 4th सीट में. ऐसा सब तो टफनेस आ ही जाता है बॉम्बे में रहने से. और बाहर रहने से अलग तरीके से टफनेस आ जाता है. बिकॉज यू सी हार्डर लाइफ आउटसाइड दैन बॉम्बे. बॉम्बे का हार्ड लाइफ इज डिफरेंट. आउटसाइड यू लर्न इन अ हार्डर वे. ऐसा. सो टफनेस इज इट्स समवेयर विद इन, अंदर से लाने का टफनेस. बहुत धन्यवाद. हेलो मैम, मुझे ये पूछना है कि जो भी जजेस रहते हैं वो कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं जो क्रिमिनल्स को ज़्यादा ही होते हैं? केस में डिपेंड होता है. हर एक केस में कौन से सेक्शन में आया है वो इम्पोर्टेंट होता है. फिर एविडेंस एक्ट होता है. एविडेंस एक्ट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उनके मुताबिक यू हैव टू गो. यू कांट डू
न्याय लाइक बादशाह टाइम में वो कैसा मोती का माला निकाल के फेंकता था, ऐसा यू कांट डू जस्टिस. यू हैव टू डू जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ ओनली. कौन से सेक्शन में कहाँ गिरता है वो हिसाब से यू विल अलाउ इतना एविडेंस पूछने को, इतना नहीं. ऑल दैट इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज देयर इन द लॉ. इतना हम पढ़ते कम है, इसलिए हमारा नॉलेज इतना तेज नहीं होता है. मैम आप एक आधी सेक्शन बता दो ना. कौन सा सेक्शन बताऊँ? कौन सा भी जो आपने, आपका फर्स्ट केस का सेक्शन बता दो कि आपने कौन सा केस दिया. मुझे अभी याद भी नहीं है. लास्ट केस. फैमिली कोर्ट में क्या हुआ था, मैं थोड़ा थिंक करके आपको आंसर देती हूँ. ठीक. तब तक Okay. और कोई पूछे. In many movies, we watch that at last the victim gets justice. But is this real in real life also, or there is a chance that victim may not get complete justice? If that's so, wouldn't it be considered as a failure of judiciary? Absolute failure, absolute. What you see in movies ना and serials, जो सास भी कभी बहू थी and all, ऐसे सब and movies में जो दिखाते हैं ना, it's totally contradictory to what really happens in courts. Totally contradictory. जो इधर विक्टिम ओरिएंटेड होता है, विक्टिम को कितना दुख पहुंचाना है उतना दुख दिखाते लास्ट में मूवी में, हाँ लास्ट में शी हैज टू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज शी इज द हीरोइन, शी इज माधुरी दीक्षित एंड शी इज so and so she has to be the winner at the end. So इतना सह के भी उसको जस्टिस मिला ऐसा दिखाते हैं ना मूवी में, ऐसा नहीं होता है. It all depends, totally depends on whether the correct accused has been arrested and brought before the court. तो एक लड़की का रेप हुआ, मैं इसको लग के आपके क्वेश्चन को लग के पूछती हूँ बोलती हूँ. तो छोटी लड़की का रेप हुआ तो क्या हुआ, 4 आदमी लोग बेवड़े मार के ऐसा they were said to have done this. बट किसको पकड़ के लाया पुलिस ने, वो लोग से पैसा खाया और रास्ते में बैठे हुए भिखारी को पकड़ के लाया और उसने किया रेप बोल के दिखाया कोर्ट को. तो एविडेंस दे मेक लाइक दैट ओनली कि विटनेसेस को लाके हाँ वो बैठा था, वो घर के अंदर गया, ऐसा झूठ झूठ बोल के बुलवा के लाते हैं. एंड देन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चला इसको दम नहीं है. बाद में उसके तरफ से एक वकील ने मेरे सामने एप्लीकेशन किया, मैंने उसको छोड़ दिया था. एक्चुअली छोटी लड़की का रेप, बट छोड़ना भी मुझे बहुत जिम्मेदारी से काम लेना था. तो 100% मेरे को एविडेंस से पता चला कि ये इसने किया ही नहीं है. तो उसके तरफ से वकील ने एप्लीकेशन किया कि पुलिस ऑफिसर ने 4 जन को जिन्होंने एक्चुअली किया है उनको बाजू करके ये भिखारी को पकड़ के सामने लाया है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पे मोर्चा गया कि तुम कुछ करते नहीं हो, पकड़ते नहीं हो आरोपी को, अक्यूज्ड को करके, कोई जो मिला उसको पकड़ के लाया. तो वो मैटर हाई कोर्ट में गई थी और वो पुलिस ऑफिसर लॉस्ट हिज जॉब फॉर दैट. Or another case, my colleague had that case with her. That police officer had manipulated the case so much. एक लड़की को रेप करके मर्डर करके सैक में डाला था, सैक क्लॉथ में डाल के गांठ बांध के फील्ड के पास छोड़ा था. तो वैसे केस में पुलिस ऑफिसर ने प्रॉपर मैनिपुलेशन करके लाया था विटनेसेस, ये वो सब. फिर बाद में मेरी कलीग ने उस आरोपी को, जिस आरोपी को गलत लाया था, उसको कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया. उस रात वो पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड किया. उससे रहा नहीं गया कि मैंने गलत किया और उसको सज़ा ही मिल गई. तो उसको इतनी तकलीफ, वो पेपर में भी आया था वो केस, उसको ऐसा होता है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट केस. मूवी में क्या दिखाते हैं और रियलिटी में क्या होता है. हेलो मैम, माय नेम इज़ मालती. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि किसी निर्दोष ने
सज़ा काटी हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो निर्दोष है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ करती है क्या? वेरी रेयर, बहुत रेयर। ऐसा मेरे सामने एक भी केस नहीं आया। मैंने ही एक केस हाईकोर्ट को रिफर करके, अभी जो मैंने बोला, जो गलत कन्विक्शन मिला था, वो पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड किया, ऐसे भी होते हैं। लेकिन उसको कन्विक्शन मिला ना, तो सज़ा काटी, तो टाइम में हम पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं होता है। तो किसी को ध्यान में नहीं आता है कि गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन मांगे। लाइफ इज गॉन, वेस्ट गया लाइफ। 15 साल 10 साल सज़ा काटने के बाद वो क्या कॉम्पेंसेशन मांगेगा? मांगना चाहिए, लेकिन मांगते बहुत कम। My name is Bhavna Shri. My aim is to become a criminal lawyer. What are the key points which I have to keep in mind while handling the cases? You want to be a criminal lawyer? You find out where do you stay? In Karnataka, Karnataka. Which place? Gadag district. Gadag. Very nice. So there you find the best criminal lawyer in that court and do his apprenticeship. You become his junior and you will learn all that you have to learn from him. What precaution can I tell you now? I can't tell you. It depends from case to case. Suppose a gunda comes to you, he will touch your feet. You don't even have to get scared of him. He must have done 10 murders, but he will be so good to you because you are going to save him, no? You are going to get him bail. You are going to get him out of the case. उसको एक्विटल आप ही दिलाएंगी फाइट करके, तो वो आपसे डरेगा। सो आपको उससे डरने का ज़रूरत नहीं। सो प्रिकॉशंस का आपको ज़रूरत ही नहीं। आप अपना ज़बान को तेज करो, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट्स इतने सुपरफाइन करो, फॉर विच यू विल लर्न फ्रॉम अ वेरी गुड सीनियर लॉयर and you will get your experience from there only. Ma'am, can I become judge after being Sure, why not? Yeah. 7 years के बाद में there's an exam you have to do. Ad आता है, निकलता है बाकायदा, न्यूज़पेपर में ad आता है, तो वो अप्लाई करने का, फिर एग्ज़ाम के लिए बुलाते हैं, फिर एग्ज़ाम करने का, फिर पास हुआ तो इंटरव्यू होता है, फिर you're appointed. And if you have to be a high court, want to be a high court judge directly, then you have to practice only in the high court and get noticed. सब high court के top judges, senior most judges के सामने ही appear करने का cases में. If you are noticed there, then they say she's got a promising future. She's very good, and she should be made judge. But then those who become direct high court judges are not so good as those who come from lower rung and then get promoted. They get all the experience. So it's better to go for magistrate or city civil. City civil court bhi there is in Bangalore. I don't know in Gadag. Civil division, you go for that level exam and you will do well. हाय मैम, आई एम वैष्णवी। मेरे घर में एक लॉयर है मैम, वो बोलते हैं कि हर केस के लिए आर्गुमेंट नहीं करते, कुछ फाइल भी सबमिट करना होता है। ऐसे भी होता है क्या मिस? क्या सबमिट करना? फाइल सबमिट करना रहता है। फाइल आर्ग्यूमेंट नहीं रहते हर केस के लिए, फाइल सबमिट करना पड़ता है। रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट करना। बाकी का तो प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड विच एवर कोर्ट इन इंडिया, सेम प्रोसीजर। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर को अलग था, आफ्टर एब्रोगेशन 370 सेक्शन का, आर्टिकल का, तो जम्मू कश्मीर भी अपने लाइन पे आ गया। सो फुल इंडिया इज वन लॉ। उस ऐसा केस को क्या बोलते हैं? रिटर्न केस, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, रिटन आर्ग्यूमेंट देने का, फिर रिटन आर्ग्यूमेंट पढ़ के फिर जजमेंट होता है। उनको अलग नाम है क्या? पढ़े अलग नाम है क्या मिस? नहीं, थैंक यू। Namaste, ma'am. I'm Anushka. How many years of experience is needed to become a Chief Justice? Chief Justice. For being a Chief Justice, you have to be a High Court judge for many years. High Court judge may senior most is made a Chief Justice in some other state. If in Karnataka High Court, a judge is very senior most, then he is brought to some other state as a Chief Justice. He can't be Chief Justice in his own court. Sections that are used in rape cases. Rape case,
You open IPC and see Indian Penal Code. इसमें है 375 is the definition for rape and 376 is the punishment for rape. Thank you. Hello, ma'am. Myself Saliha, and my question is, sometimes like always we have seen in movies ki in court we always get the justice for the victims, like not for victims, but we always get the justice. But in real life we have seen sometimes ki lawyers also do the corruption, रिश्वत देना लेना ये होता है. So what do you want to tell about that? So have you seen something like that? I have not taken. Not I not have you, not ma'am. given. Not you, but any lawyers. I have no experience of that. So I can't answer your question. There are lawyers because it's the most corrupt profession. Which profession is not corrupt, you don't ask. Nowadays education and medicine has also become very corrupt. So you can't give prize to them कि first prize to you, second prize to you, ऐसा भी नहीं बोल सकते. So corruption तो हर चीज में है आजकल. तो दलदल में जो कमल उगता है ना, वही अच्छा है, क्योंकि दलदल में फुल करप्शन ही है. क्या करने का? Government doesn't take any step for that. It's happening now. Some judges उनका करप्शन पकड़ा तो they are sacked immediately. They are told to go home. No pension. ऐसा भी होता है. But justice जो आप बोलती है ना, वो many lawyers have this habit कि जज के नाम पे पैसा लेते हैं और खुद के पॉकेट में डालते हैं. फिर जो जस्टिस आया ना, जो जजमेंट आया उनके खिलाफ है, उनके फॉर है, तो बोलते हैं देखो मैंने पैसा पहुंचाया इसलिए आपके फेवर में हो गया. और उल्टा हुआ तो बोलते वो जज को कुछ लॉ ही नहीं आता है, ऐसा बोलते. सो ये प्रैक्टिस चल रहा है. और हम लोग जो अंदर बैठते हैं, वी डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विथ लॉयर्स, वी डोंट मिंगल विद देम. तो उसमें क्या होता है, अपने को पता ही नहीं चलता है कि ये लॉयर्स क्या क्या खेली खेलते हैं, अपने को पता नहीं चलता है. तो वो भी करते हैं. Thank you, ma'am. हेलो मैम, माय नेम इज़ सुमित्रा. जो लोग रेप करते हैं उनके लिए भी कुछ कानून होता होगा? वो तो इतना सब मैंने बोला ना अभी, स्टोरीज 2-3 बोला स्टोरीज. कानून तो है ही, लेकिन प्रॉपरली सज़ा भी देते होंगे उन्हें? हाँ, सज़ा अनलेस प्रूव्ड गिल्टी. वंस ही इज प्रूव्ड गिल्टी ना, तो सजा है ना 7 साल से ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कैसा किसके ऊपर किया है, कैसा किया है, सर्कमस्टांसेस. 7 years to life imprisonment तक बढ़ाया है कि सेंटेंस. यस मैम, थैंक यू. हेलो मैम, माई सेल्फ रंजिता. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप ऐसे कुछ राइट्स बता सकते हैं कि हम फ्यूचर में यूज़ करें? राइट्स, यस मैम. सच्चाई इज द बेस्ट थिंग टू फॉलो. Your rights, you know that you have voting right, you have right to speak, Right to information. right to information. There's so many such rights which are enshrined in the constitution. All that. मैम, क्या आपने पॉलिटिशियंस केस हैंडल किए? पॉलिटिशियंस Politician? केस ऐसे कुछ हैंडल किए हो? नहीं. Myself Supriya, I want to ask you that right decision in wrong time makes wrong decision. What is your opinion? What is wrong time according to you? A right decision at the wrong time. How can you give a right decision or a decision at a wrong time? That is premature. So that can't be right. So I didn't really follow your question. Are you trying to say decision taking late, or I think justice delayed? That's what she's trying to say. Justice delayed is justice denied. ऐसा बोलते हैं ना. Yes. बहुत टाइम लगाया जस्टिस देने को, तो क्या होता है, जस्टिस नहीं मिला जैसा, तो आदमी भी कंटाल जाता है. सिविल मैटर में, प्रॉपर्टी मैटर में कितने साल निकल जाते हैं. ग्रैंड चाइल्ड को भी नहीं मिलता है वो, तब तक किसी को इंटरेस्ट भी नहीं रहता है प्रॉपर्टी का.
दूसरा ही एनक्रोचर आके बैठ जाता है प्रॉपर्टी में. Okay. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I am Sahitya. Ma'am, could you please give us more information about public interest litigation? Public interest litigation is, suppose something is not going right generally. Suppose there is no water in a place and there has to be made some provision, clean water for drinking and all, or there are no roads, proper roads, then a person can go to High Court and file a public interest litigation. It's called a writ petition. You have to file it and seek orders for directions to the municipal corporation or to the government to enforce that. That is a public interest litigation. Hello, ma'am. Last question. Huh? So, I'm Shralia. Is a self-defense punishable, ma'am? Self-defense, no. It's not punishable, but it has to be proved that you have done it in self-defense. Whatever act you have done has been done in self-defense, has to be proved. Thank you, ma'am. one more? Okay. Hello, ma'am. I am Nidhi. I want to ask you that how are decisions taken in custody cases? Custody cases, firstly, you have to see financial and emotional strength of the parent who can take care of the child properly, so that his education and all doesn't suffer, and the child has to grow up to be a good emotional health should not suffer. So accordingly, it's the mother or the father, whoever can take care. Sometimes the mother is not earning, but she can give full attention to the bringing up of the child. And maintenance has to be given by the father to the wife to take care, although she is not financially capable. But if she is mentally and emotionally capable to handle the child, custody is given to the mother and father is made to pay the maintenance. Thank you, ma'am. Okay. We'll Hello, stop. ma'am. I am Naina. I want to ask So last question. interesting. Everybody is coming with a question. Very nice. जो केसेस आप कोर्ट में सॉल्व करते थे वो आपको डिफिकल्ट लगता था कि जो केसेस आप अपने पर्सनल लाइफ में सॉल्व किए वो आपको डिफिकल्ट लगते थे? अपनी अपनी जगह पे दोनों डिफिकल्ट है. दोनों में कौन सा ज़्यादा लगा आपको? अब दोनों हो गया ना तो दोनों सेम थिंग. अब दोनों भी होके 10 साल हो गया. ये साल मेरे को 10 साल होता है रिटायर होके, तो दोनों भी सेम लगता है. थैंक यू. बट कितना भी बोलो, हाँ खुद का है तो थोड़ा हर्ट ज्यादा ज्यादा दर्द होता होता है. है.